2048 में हमारा ग्रह बहुत आबादी वाला है और लगभग अपने सभी नेचुरल रिसोर्सेज को खो चुका है। सरकार एक मिशन शुरू करती है और 14 मॉडिफाइड सैनिक तैयार करती है ताकि वे शनि ग्रह के चांद टाइटन पर जाकर वहां एक नई सभ्यता शुरू कर सके। इन 14 लोगों और उनके परिवारों को उनके अपने पड़ोस में ले जाया जाता है और शानदार तकनीकी रूप से बेहतर घर दिए जाते हैं। पुराना पायलट रिक इन 14 लोगों में से एक है और वे अपने साथ अपनी वाइफ अबिगेल जो एक डॉक्टर है और उसके बच्चे लूकस को लाता है। इस मिशन के हेड डॉक्टर कॉलिंगवुड रिक की अच्छी सेहत की उम्मीद करता है क्योंकि जब वो वायुसेना में था तो उसे गोली मार दी गई थी और उसे 3 दिनों तक बिना खाना पानी के घायल और अकेले सीरिया के रेगिस्तान को पार करना पड़ा था, जो साबित करता है रिक एक टफ सोल्जर है। रिक और अबिगेल दोनों अपने बेटे के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके बेटे का भविष्य अच्छा हो, लेकिन अबिगेल कॉलिंगवुड को बताती है कि वो थोड़ी चिंता में है कि रिक की हालत और खराब न हो जाए। कॉलिंगवुड ने जांचा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिक को सही देखभाल की भी जरूरत होगी। एक बार सभी 14 लोगों के जाने के बाद इलाज शुरू करने के लिए उसकी कॉलिंगवुड के साथ पहली बैठक होती है। डॉक्टर फ्रेया ये समझाने की कोशिश करती है कि हर एक शॉट किस लिए है, लेकिन रिक सिर्फ इसका आधा ही हिस्सा समझता है। उसके बाद से रिक का परिवार एक नई दिनचर्या शुरू करता है, लेकिन ये कुछ भी नॉर्मल नहीं है। लूकस स्कूल जाता है, अबिगेल घर की देखभाल करती है और जब उसे परमिशन मिलती है तो वो अलग इलाजों में रिक के साथ बैठती है। सभी 14 लोग पक्के दोस्त बन जाते हैं और वो लोग बेस के बाहर एक साथ घूमना शुरू कर देते हैं। पड़ोसी होने के नाते उन्हें हर समय डिनर पार्टी और बारबेक्यू पार्टी ऑर्गेनाइज करने की परमिशन मिलती है। कभी कभी इन पार्टियों के दौरान होने वाली बातचीत थोड़ी डार्क हो जाती है, जैसे कि जब 14 लोगों में से एक कहता है कि उसे डर है कि 2 साल तक टाइटन में रहने के बाद और आगे कैसे रहेंगे क्योंकि उन्हें वापस आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। एक दिन उनकी बारबेक्यू पार्टी में थोड़ी मात्रा में शराब पी जाती है क्योंकि यह आखिरी बार है जब वो 14 लोगों को शराब पीने की परमिशन दी जाती है। शाम को अबिगेल को चक्कर आता है क्योंकि उसने ज्यादा पी थी, इसलिए रिक उसे ऊपर जाने में मदद करता है। हालांकि वो भी गिरकर बेहोश हो जाता है और बहुत ज्यादा खांसना शुरू कर देता है। ऐसा लगने लगता है कि वो सांस नहीं ले सकता। अबिगेल ने उसकी जांच की और नोटिस किया कि वो बुखार से जल रहा है और तुरंत उसे बेडरूम में ले जाती है, जहाँ वो उसे दवाई देती है और उसे बिस्तर पर लिटा देती है और रात भर उसका ख्याल रखती है। कुछ समय बाद कॉलिंगवुड इस बात से बहुत खुश है कि कैसे 14 लोगों के डीएनए सैंपल प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि अब एक बड़ी टेस्टिंग का टाइम है। ग्रुप को ऑक्सीजन टैंक के बिना लंबे समय तक पानी के नीचे बिताने के लिए कहा जाता है और आधे घंटे के बाद केवल रिक और टेली ही रह जाते हैं। इससे थोड़ा कंपटीशन हो जाता है। लास्ट में टेली इसे 39 मिनट तक कर देती है, लेकिन रिक वहां नीचे रहने का जुगाड़ करता है। असल में वो इतना तैयार है कि वे पुल में तैरना शुरू कर देता है। ये सबको चौंका देता है क्योंकि रिक एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं तैर रहा है, वह डॉल्फिन की तरह चलते हुए तेज रफ्तार से जा रहा है। शाम को रिक बगीचे के पुल में अपने बेटे को ये नई चाल दिखाता है। बाद में वह लूकस को अंदर ले जाता है और बच्चे ने अपने मरे हुए दादाजी को सामने लाकर उसे चौंका दिया। उसे यकीन है कि ये सब उसे पसंद आया होगा। फिर वो पानी में स्विम करने के लिए अपनी पत्नी के साथ पुल में जाता है, लेकिन अबिगेल चीजों को रोक देती है जब वो रिक के शरीर पर कुछ काली नसों को देखती है। रिक कहता है कि छोड़ो ये सब, लेकिन जैसे ही कालापन चला गया और अबिगेल ने इसे अभी के लिए नजरअंदाज करने का डिसाइड किया, कुछ दिनों बाद उस ग्रुप की पहली सर्जरी की जाती है। रियान नाम की पत्नियों में से एक अपने बच्चों को एक साथ खेलने देने के लिए अबिगेल से मिलने जाती है और वो अपनी कुछ चिंताओं को साझा करती है। वो कबूल करती है कि वो बहुत डरी हुई है और उसे नहीं लगता है कि उसका पति यहाँ है। तो अबिगेल ने उसे याद दिलाया कि वो ग्रुप मानवता को बचाएगा और सबसे जरूरी बात है उनके बच्चे। रिक सही सलामत सर्जरी से बाहर आता है और अपने परिवार के साथ समय बिताना जारी रखने के लिए घर लौटता है। अबिगेल उसे ठीक देखकर खुश है, लेकिन वो उन पॉसिबल साइड इफेक्ट के बारे में भी चिंतित है जो उसने दिए गए मैनुअल में पढ़ा है। उस रात बाद में अबिगेल जागती है और बिस्तर खाली पाती है।
रिक किचन में अपनी त्वचा पर कुछ बर्फ लगाने लगता है क्योंकि वो बहुत गर्म महसूस करता है। अबिगेल उसके लिए ठंडे पानी की एक बड़ी बाल्टी तैयार करती है और रिक उसे एक छोटे से खेल के लिए चैलेंज देता है। वे दोनों अपने हाथ बाल्टी के अंदर डालते हैं और अबिगेल को उन्हें कुछ मिनटों बाद बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि वे ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिक उन्हें वही रखता है, ये देखकर कि वो अब ठंड महसूस नहीं कर सकता। अगली सुबह वे एक साथ दौड़ने के लिए जाते हैं और वे सड़क के किनारे एक बढ़िया जगह की तारीफ करने के लिए रुकते हैं जहां से बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। रिक ग्रह को बचा नहीं सकता, इसका उसको अफसोस होता है। अलग अलग काम जारी है जिसमें ऐसे मास्क के साथ दौड़ना शामिल है जो वातावरण को सख्त बनाते हैं और ठंडे पानी में लंबे समय तक तैरते हैं। कभी कभी उन 14 लोगों में से एक इसे नहीं ले सकता है और उसे दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन टेली के मामले में वो जिद्दी है और पानी में तब भी रहना चाहती है जब तक वो मुश्किल से ठंड बर्दाश्त कर पाती है। उसकी मदद करने के लिए रिक उसे पानी के नीचे ध्यान करना सिखाता है। उसका परीक्षण पूरा होने के एक दिन बाद पूरी टीम नहाने जाती है और रिक देखता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं। हेली ने देखा कि ये उसके साथ भी हुआ है। अचानक वे चिल्लाते हुए सुनते हैं और पता चलता है कि खून फेंकने के दौरान महिलाओं में से एक को दौरा पड़ रहा है। डॉक्टर उसकी मदद के लिए भागते हैं लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते और इसमें पहली मौत देखते हैं। उस दिन बाद में ग्रुप में क्या हुआ इस पर बात करने के लिए एक बैठक की। उनमें से कुछ मरने के बारे में भी चिंतित है, लेकिन दूसरे उन्हें याद दिलाते हैं कि वे हमेशा जोखिम जानते थे, हालांकि उन्हें नहीं पीना चाहिए। फिर भी वे इससे निपटने में मदद करने के लिए इसे वैसे भी करने का डिसाइड करते हैं। टेली का पति एंड्रयू रसोई में अबिगेल की मदद करता है। वो कहानी बताता है कि वे कैसे मिले और अंत तक टेली के साथ रहने के लिए कैसे स्ट्रगल किया। तब टेली ने उन्हें ये बताने के लिए शामिल किया कि अब एंड्रयू एक परिवार शुरू करने के लिए बेताब है। जब एंड्रयू टेबल पर बर्तन रखने के लिए निकलता है तो टेली ने कबूल किया कि एंड्रयू को लगता है कि वह इसे अपने सिस्टम से बाहर निकालने और एक अच्छी वाइफ बनने के लिए 2 साल के लिए छोड़ देगी, लेकिन वो इससे ज्यादा चाहती है। रात के खाने के कुछ टाइम बाद अबिगेल ने नोटिस किया कि ग्रुप के लोगों की नसें कभी कभार काली हो रही है। अचानक उन्हें बगीचे से चीखने की आवाज सुनाई देती है। जेन टूट रहा है और रियान पर हमला कर रहा है। बाकी लोग तुरंत बाहर भागते हैं और जेन को तब तक दबाए रखते हैं जब तक कि वो शांत न हो जाए, जबकि अबिगेल रियान को दूर ले जाती है। अगले दिन फ्रेया ग्रुप के लोगों को दवा देने के लिए आती है जो उन्हें वही समस्या होने से रोकेगी जो उस मर चुकी लेडी और जेन को हुई थी। अबिगेल ने नोटिस किया उनमें से कुछ खुराक बहुत ज्यादा है और कॉलिंगवुड से बात करने के लिए कहती है, लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। बाद में शाम को रिक खुद को खून से लथपथ पाता है। अबिगेल उसे साफ करने के दौरान आराम करने के लिए कहती है और एक बार जब रिक नहीं देख रहा होता है तो वो उसके खून का सैंपल लेती है। बाद में जब वो सभी दरवाजों को बंद करने के लिए घर के चारों ओर घूमती है तो फिर वो नोटिस करती है कि घर में कैमरे छिपे हुए हैं ताकि मिशन में मौजूद लोग उन्हें दिख सके 24 घंटे। अगली बार जब रिक पुल का इस्तेमाल करता है तो वो अपनी त्वचा को छिलता हुआ पाता है, लेकिन उसे ज्यादा टेंशन नहीं होती। जब वो बिस्तर पर जाता है तो अबिगेल रिक के शरीर की सिचुएशन पर ध्यान देती है कि उसके बाल झड़ रहे हैं, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। अगले दिन अबिगेल एक माइक्रोस्कोप में रिक के खून को देखती है और पता चलता है कि ये काला हो रहा है। कुछ समय बाद ग्रुप अगली बड़ी टेस्टिंग से गुजरता है जिसमें उनकी आंखों को बिल्ली के जैसा बनाना शामिल है ताकि वे अंधेरे में भी देख सके। सर्जरी ठीक हो जाती है, लेकिन रिक को कुछ टाइम के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है और उसके परिवार को घर के आसपास उसकी मदद करनी पड़ती है। एक रात अबिगेल रिक को दर्द से कर्राहता हुआ सुनती है क्योंकि उसकी आंखों से खून बहने लगता है। वो उसे एक और सर्जरी के लिए लैब में ले जाते हैं और अबिगेल कॉलिंगवुड के पास ये पूछने के लिए जाती है कि क्या हो रहा है, ये इंडिकेट करते हुए कि रिक के अंदर कुछ है और वो कैमरों के बारे में जानती है। कॉलिंगवुड बताता है कि उन्हें कैमरे नहीं चाहिए थे, लेकिन वो सुरक्षा के लिए पेंटागन से एक आदेश था और कॉलिंगवुड का अंधा होना प्रोसेस का हिस्सा है। वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अबिगेल को लगता है कि और भी बहुत कुछ है जो वो उसे नहीं बताना चाहते, लेकिन कॉलिंगवुड उसे घर भेज देता है। अबिगेल अपने घर जाती है और रिक के लिए कुछ कपड़े पैक करना शुरू करती है।
फिर वो अचानक कुछ सायरन सुनती है। जब वो बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि जैन के घर के आसपास सेना है। उसे पास आने की परमिशन नहीं है, लेकिन वह अभी भी भयानक नज़ारा देख सकती है जो आगे होता है। एक म्यूटेंट जैन ने रियान को खिड़की से फेंक दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। सैनिक घर में घुस जाते हैं और जैन पर गोली चलाते हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। बाद में बेस पर अबिगेल रिक पर नज़र रख रही है और फिर सुनती है कि और सैनिक आ गए हैं। क्योंकि कॉलिंगवुड इस गड़बड़ी से निपटने में बिजी होगा, अबिगेल रिक की कार्ड की चाबी लेने और ताकझाक करने का मौका लेती है। सुरक्षा से बचने के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर छिपने के बाद वह कॉलिंगवुड के ऑफिस में एंटर करती है और सभी फाइल्स को देख डालती है, जो इंडिकेट करते हैं कि उन 14 लोगों ने अपने डीएनए को जानवरों के डीएनए से संक्रमित किया है ताकि अगले डेवलपमेंट तक पहुंच सके। इन्हें होमो टाइटन्स कहा जाता है। इस बीच कॉलिंगवुड की कर्नल सोलानो और नासा के उन लोगों के साथ बैठक हो रही है जो मिशन को बंद करना चाहते हैं और इसे बेतुका साइंस कहते हैं। वो 14 लोग आक्रामक होते जा रहे हैं और ये अंतरिक्ष के बारे में होने के बजाय एक आपराधिक कामों में जाते जा रहे हैं। ऐसा कुछ करने की कोशिश करने वाले आखिरी लोग नाजी थे। कर्नल सोलानो इस टेस्ट को खुद से बाहर करना चाहते हैं, लेकिन कॉलिंगवुड और उनके सलाहकार बताते हैं कि रक्षा मंत्रियों के पास आखिरी शब्द है, इसलिए वे तब तक नहीं जा रहे हैं जब तक वे ऐसा नहीं कहते। कॉलिंगवुड की बैठक के बाद फ्रेया ये बताने की कोशिश करती है कि उन्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन वो उसे सख्त मना कर देता है। जब रिक को घर भेजा जाता है तो कॉलिंगवुड ये समझाने के लिए आता है कि उसकी आंख 24 घंटे में ठीक हो जाएगी। उन्होंने बढ़ी हुई इंद्रियों और दिमाग की कैपेसिटी का गलत अनुमान लगाया था और जैन का दिमाग बस डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन एक नई सर्जरी चीजों को ठीक कर सकती है। अबिगेल आखिर में सच्चाई जानने की मांग करती है। इस प्रकार कॉलिंगवुड अंत में स्वीकार करता है कि वे उन 14 लोगों में जानवरों का डीएनए इंजेक्ट कर रहे हैं। वो गारंटी नहीं दे सकता है कि ये काम करेगा, इसलिए वो अबिगेल की चिंता को समझता है, लेकिन वे ये भी बताता है कि वे हमेशा से ये जानते थे कि जोखिम होगा। जिंदा रहने के लिए रिक को इस नई प्रक्रिया से गुजरना होगा। अबिगेल ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और थोड़ी देर के लिए दूर रहती है। एक दिन बाद रिक पट्टियों को हटा देता है और जांच करता है कि उसकी आंखें ठीक है। गंजेपन से बचने के लिए वह अपना सिर मुंडवा लेता है। जब रात होती है तो उसे पता चलता है कि वह अंधेरे में हर चीज़ देख सकता है और वह इतना प्रभावित होता है कि वह कॉलिंगवुड को भी ये देखने के लिए बुलाता है ताकि वो भी देख सके। जबकि परिवार घर पर रहता है, सभी वॉलंटियर्स की सर्जरी की जाती है, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है और उनमें से ज़्यादातर की मौत हो जाती है। अंत में केवल रिक और टेली ही जिंदा और स्वस्थ रहते हैं। अगले दिन एंड्रयू, अबिगेल और लूकस रिक और टेली का दौरा करते हैं और वे ये देखकर चौंक जाते हैं कि वे कुछ म्यूटेटेड जीव बन गए हैं जो केवल टेंटिकल कांटेक्ट और लो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से बात करते हैं, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकते। रिक अपना हाथ कांच पर रखता है जो उन्हें अलग करता है। अबिगेल रोती है और कॉलिंगवुड उसे रिक की शादी की अंगूठी देता है तो उसके आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों में टेली और रिक टाइटन के लिए रवाना होंगे, लेकिन इस बीच उन्हें घर में रहने की अनुमति है। रिक को इंसानों के कपड़े पहनने में परेशानी होती है और जब अबिगेल उसकी मदद करने की कोशिश करती है तो रिक गलती से उसे मार देता है। वह उस पर नजर रखने की कोशिश करता है, लेकिन अब अबिगेल उससे इतना डरती है कि वह उससे दूर जाने से खुद को रोक नहीं पाती। रिक अपना ज्यादातर समय पुल में बिताता है। घर की तुलना में वह अधिक कंफर्टेबल महसूस करता है। एक रात लूकस को बिस्तर पर सुलाने के बाद अबिगेल बाहर देखती है और टेली को खून से लथपथ अपने हाथों से बगीचे में आते हुए पाती है। रिक इससे परेशान नहीं दिखता है और टेली से संपर्क करता है और वे अपनी उंगलियों से निकलने वाले कुछ अजीब टेंटिकल से बात कर सकते हैं। उस समय आर्मी पड़ोस में आती है और एंड्रयू को शावर में मरा हुआ पाती है। वे अबिगेल के घर भी आने लगते हैं, जिससे वह लूकस के साथ छिपने के लिए ऊपर की ओर भागती है। सैनिकों ने टेली को शूट किया, हालांकि जब वे करीब आते हैं टेली ने खुलासा किया वह जाग रही है और उनमें से एक को मारने के लिए टेंटिकल्स का उपयोग करती है। दूसरे उसे मारने के लिए तुरंत जवाब देते हैं। इसके बाद सैनिक रिक के पीछे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आसानी से अपनी नई ताकत से उन्हें बाहर कर देता है। रिक आखिरी सैनिक को पुल में डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन अबिगेल हंगामा सुनती है और उसे रोकने के लिए बाहर आती है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है और यह महसूस करते हुए
कि उसने क्या किया है, रिक भाग जाता है। कर्नल सोलानो रिक की तलाश शुरू करने के लिए अपनी पूरी टीम बुलाता है। कॉलिंगवुड की अनदेखी करते हुए वो उसे बोलता है कि वह उसे नहीं मारेगा क्योंकि वह एक्सपेंसिव रिसर्च है। अबिगेल और लूकस को सुरक्षा कारणों से बेस पर ले जाया जाता है, लेकिन अबिगेल निकल जाती है जब उसे पता चलता है कि रिक कहाँ गया था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा है, अबिगेल अपने स्पेशल स्थान पर जाती है और रिक को वहां ही पाती है। अबिगेल यह साबित करने के लिए अपना हाथ देती है कि वह अब नहीं डरती है, और एक बार जब रिक की टेंटिकल्स ने उसकी कलाई पकड़ ली तो वह उसे किस करती है। यह वो समय है जब सेना के हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढते हैं और उन्हें खदेड़ देते हैं। अबिगेल बाद में बेस पर है और कॉलिंगवुड उसके पास है, यह समझाते हुए कि पेंटागन जल्द ही प्रोग्राम को बंद कर रहा है, जिसका मतलब है कि उन्हें रिक को तुरंत टाइटन भेजने की जरूरत है, क्योंकि टेली ने यह साबित कर दिया कि पृथ्वी का वातावरण या तो उन्हें पागल कर देगा या इन नए बॉडीज को मार देगा। हालांकि वे उसे ऐसा करने के लिए रोक नहीं सकती क्योंकि इससे उसकी मौत भी हो सकती है। तो अब अबिगेल को रिक को जाने के लिए मनाने की जरूरत है। बाद में उसे रिक को देखने के लिए ले जाया गया। उसे एक कांच के पिंजरे के अंदर रखा जा रहा है। कॉलिंगवुड चाहता है कि अबिगेल रिक को क्वेटापाइन का एक शॉट दे, जो एक केमिकल लोबोटोमी के रूप में काम करता है और उसकी सभी यादों को मिटा देगा। अबिगेल को यह पसंद नहीं है, लेकिन कॉलिंगवुड बताता है कि उसे छोड़ने का यही एकमात्र तरीका है। एक सिपाही उसे एक दराज से क्वेटापाइन का इंजेक्शन देता है, जिसे अबिगेल गिरा देती है। फिर अबिगेल पिंजरे में आती है और रिक को देखने के बाद वह उसे इंजेक्शन देती है। जब अबिगेल बाहर आती है तो वह फ्रेया को अपने साथ आने के लिए कहती है, जबकि एक सैनिक रिक को यात्रा के लिए तैयार करने के लिए उसके पास जाते हैं। हालांकि रिक केवल बेहोश होने का नाटक कर रहा है और उस आदमी को मार डालता है। तभी कॉलिंगवुड को पता चलता है कि जब सिपाही नहीं देख रहा था तो अबिगेल ने ड्रॉर से सैलाइन पकड़ा था और यही उसने रिक को दिया। सैनिक गोलियां चलाते हैं, लेकिन रिक भाग जाता है और अंधेरे कमरों में छिप जाता है, जब उसे अपनी आंखों का फायदा होता है। अबिगेल लूकस को लेने जाती है और फ्रेया उन्हें बाहर निकलने के लिए गाइड करती है, जहाँ वे एक भारी घायल रिक के साथ फिर से मिलते हैं। लूकस और अबिगेल ने उसे फिर से साबित करने के लिए गले लगाया कि वे डरे हुए नहीं है, और फ्रेया कुछ दवा ढूंढती है, लेकिन अचानक सभी सैनिक दिखाई देते हैं। कॉलिंगवुड महिलाओं को दूर जाने के लिए कहता है या सैनिक सभी को गोली मार देंगे, लेकिन अबिगेल ने मना कर दिया। कॉलिंगवुड ने सैनिकों को गोली चलाने के लिए कहा, लेकिन सोलानो उसके पास खड़ा हो गया और उसे बताया कि वे 2 निहत्थी महिलाओं और एक मासूम बच्चे को गोली नहीं मारेगा। फिर वे कॉलिंगवुड पर अपनी बंदूक को रखता है और सभी सैनिक उसके हुक्म का पालन करते हैं। फिर कॉलिंगवुड को गिरफ्तार किया जाता है। अबिगेल रिक की तरफ भागती है। कुछ समय बाद अबिगेल फ्रेया के साथ मिलकर दुनिया को बचाने के लिए सुरक्षित तरीकों का उपयोग करते हुए टाइटन 2 प्रोजेक्ट पर रिसर्चर बन जाती है। इस बीच रिक को टाइटन भेजा जाता है, जहां वह बताता है कि उसके नए शरीर में पंख है और वह अपने नए घर के चारों ओर उड़ सकता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।